नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना के श्रीशैलम में जो टनल है उसमें लगातार पानी भरता जा रहा है और जो 8 जिंदगियां हैं वो अभी तक फंसी हुई हैं, और लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसके आने के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार में जो स्कूल बने थे उसमें जो कक्षाएं चल रही थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं पर बात करते हैं कि कल नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, क्योंकि 2025 के एंड में इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी के लिए वो वहाँ पर लोगों को संबोधित करने गए थे, जनता से रूबरू होने गए थे और उस दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों पर फोकस किया था। वहीं पर बात करते हैं कि यूपी में बोर्ड की एग्ज़ाम की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इस दौरान 2.72 लाख छात्रों ने ये परीक्षा छोड़ी है और कहा जा रहा है कि प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसकी वजह से वहाँ पर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और डेट आगे बढ़ा दी गई है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना के नगर कर्नूल के श्रीशैलम टनल में जो श्रमिक फंसे हुए हैं, 8 मजदूर फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है यासिर कि लगातार उनकी सुरक्षा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों में नाकाम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार उसमें पानी भरता जा रहा है और जैसे जैसे जो बचाव दल है वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके लिए नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो है मिट्टी धंस रही है और दीवार की जो है चौड़ाई वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही, जैसे आपने बोला कि बचाव दल पूरी कोशिश कर रहा है और मजदूरों से सिर्फ 50 मीटर दूर है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है वहाँ पे कि पानी ज़्यादा भरा जा रहा है। जो दीवार है, जैसा आपने बोला कि वो बढ़ती जा रही है जी। और वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि उससे कीचड़ हो रहा है। और फिर ये भी कहना विशेषज्ञों का, जो लोग वहाँ गए हुए हैं अंदर, कि अगर हम ज़्यादा खुदाई करते हैं तो जो मज़दूर अंदर हैं, अभी ये नहीं पता है वो ज़िंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कहीं, क्योंकि जब ज़्यादा खुदाई करेंगे तो कहीं वो भी उसके चपेट में ना आ जाए। तो काफ़ी सोच समझ के कदम उठाए जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि सैटरडे से अब तक काम चला है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। पहले तो इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ मंगाए गए हैं, वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई टनल में जो है क्या बोलते हैं, इतना पानी भरा हुआ है कि वहाँ पे जाने में भी, और जब टनल है तो जाहिर सी बात है कीचड़ तो हो गई वहाँ पे, तो कीचड़ आ जा रहा है, दीवारें वहाँ पे मिट्टी धंस रही है जिससे कीचड़ और बढ़ जा रहा है। उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि सिर्फ 50 मीटर दूर है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना आपको कुछ पता कि अंदर हो क्या रहा है, और वो जो दीवार है वो लगातार धंसने की वजह से बढ़ती जा रही है, जिससे आप और समस्या में गिरते नजर आ रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं एक्शन नहीं ले सकते वहाँ पे जिससे अंदर जो लोग फंसे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जो मतलब अभी ये तो कोई नहीं बता सकता कि वो हैं इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की तरह से देखा जा रहा है कि वो हो सकता है अभी तक ठीक हो, कहीं ना कहीं से कुछ उनको क्या बोलते हैं मदद मिल रही हो। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, जिस तरह से यहाँ की टीमें लगी हुई हैं, गैस कटर मंगाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मंगाई गई हैं, लेकिन अभी तक उन चीज़ों का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास 8 जिंदगियां वहाँ अंदर फंसी हुई हैं और 8 में जो है मतलब अगर किसी को भी इसमें कुछ हो जाता है अगर खुदाई करते समय, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं आगे मतलब कोई भी इस पे कुछ भी बयान दे सकता है फिर। तो काफ़ी चीज़ों को सोच समझ करके एक ऐसा काम कर रहे हैं वो। अब कुछ समस्याएं ऐसी होती जिससे आप निपट ही नहीं पाते हैं, जिस तरह से पानी भर रहा है वहाँ पे। ये बोला जा रहा है कि 32,000 वहाँ पे बोला जा रहा है 3200 लीटर पानी भर रहा है
ठीक है, हर मिनट में टनल में 3200 लीटर पानी भर रहा है, पानी भी निकाला जा रहा है, कीचड़ को भी कहीं ना कहीं सही किया जा रहा है, दीवार धंस रही है, अब उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो जो भी मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो जो चीज़ें हैं, कटर वगैरह लेके गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी उनकी कुछ भी खबर नहीं है। वहीं तेलंगाना के मंत्री ने जो है वो ये कह चुके हैं कि जे कृष्णा राव कि टनल हादसे में मजदूरों के बच्चे होने की संभावना ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं एक 3 दिन हो गए हैं, पिछले 3 दिनों से बचाव कार्य जारी है, हालांकि अब तक इसमें फंसे मजदूरों की कोई खैर खबर नहीं मिली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब इस तरह से हो रही हैं कि आप इतनी मेहनत करें लेकिन उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, कभी पानी आया जा रहा है, कभी वहाँ पे जो है मिट्टी धंसी जा रही है तो वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा हुआ जा रहा है, कभी दीवार धंस रही है वहाँ पे जिससे आपकी दूरी और बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो क्या बोलते हैं मंत्री हैं, उन्होंने यही सोचा, यही बोला, अभी उन्होंने परसों भी यही बोला था, कल भी यही बोला है कि जो टनल में मजदूर फंसे हुए हैं उनके बच्चे होने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर यही बात मैंने कल भी कही थी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आइए कि किसी की ज़िंदगी न जाए। ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान जो है वो क्या पता किस परिस्थितियों से निकल के घर से यहाँ आया हो, घर पे उसके बच्चों क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप ठीक है, आप पैसा तो दे देंगे, लेकिन एक जो सहारा होता है वो सहारा छिन जाता है। तो इसके लिए भी बिल्कुल, जब इतनी साइंस जो है क्या बोलते तरक्की कर रहा है तो ऐसी कुछ मशीन लेके आए कि इन सब चीज़ों में भी वो मशीनें काम आए, क्योंकि हर जगह पे जो काम पहले लेबर जो है वो करते थे 3 दिन में, वो काम आज आप मशीन से 1 दिन में ले रहे हो। तो ऐसी मशीनें भी लेके आई जिससे जो है ये जो मौत का खतरा होता है ये तो कम से कम बचे ना किसी का, कि मतलब एक इंसान घर से निकला है और उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आप पैसा देंगे, जैसा हमने पहले बोला कि आप पैसा देंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी इंसान आपके साथ खड़ा हुआ है तो भी बहुत क्या बोलते हैं जो उनके फैमिली वाले होंगे या कोई भी हो तो वो अपने आप को मजबूत महसूस करता है, वो अपना मतलब सहारा महसूस करता है। लेकिन जो वही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उससे क्या फ़ायदा फिर। जी, आपको याद होगा यासिर, कुछ समय पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ था उत्तराखंड में, टनल में कुछ मजदूर फंस गए थे, लेकिन सारे के सारे सकुशल वापस निकल आए। और उनको वहाँ की सरकार ने बहुत ही ज़्यादा काम किया उनके लिए और वो सुरक्षित वापस चले आए। लेकिन उस दौरान ऐसा भी हुआ था कि उनको लगातार खाना भी पहुँचाया जा रहा नहीं, था। वहाँ पे तो ये पता था ना कहाँ पे है, और वहाँ पे ये परिस्थिति नहीं थी जो यहाँ पे है। तो वो चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ पे चीज़ें अलग थी, यहाँ पे चीज़ें अलग हो रही हैं। वहाँ इतना पानी नहीं भर रहा था, वहाँ पे इतना कीचड़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे दीवार नहीं धंस रही थी, वहाँ पे उनकी खबर थी कि वो कहाँ पे हैं, कितने लोग हैं। यहाँ पे कोई खबर ही नहीं मिल रही उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो अब इसमें सरकार या जो भी कर्मचारी है वहाँ पे सारे मतलब कहीं ना कहीं वो भी अलग टेंशन में कि भाई 3 दिन से, सैटरडे से आज क्या हो गया जी, आज आई थिंक मंगल है, ट्यूसडे या 5वां दिन है, ट्यूसडे हो गया आज, तो आप कितना टाइम हो गया उनको। इसीलिए मंत्री जी बोल रहे हैं बार बार कि मतलब उन्होंने एक वो दे दिया है कि भाई मतलब अब कुछ कहा नहीं जा सकता, बच्चे होने की आशंका उनकी कमी है, मतलब आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन फिर भी एक इंसान जो है वो दुआ यही करता है कि सब लोग जो भी फंसे हुए हैं, किसी इंसान जो है वो जब इस परिस्थिति में जाता है तो ज़्यादा दुख होता है। जी, तो वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए जब से भाजपा की सरकार वहां पर बनी है, कुछ ना कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई है, क्या की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार में जो स्कूल स्थापित किए गए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए यासिर ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले जेल में गए थे, हो सकता है फिर से उनको जेल में डाला जाए इन सारी चीज़ों के लिए। देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी आवास में शामिल कर लिया गया है। मतलब जो चीज़ें और थीं उनको भी, जिसको बोलते हैं ना शीश महल, उसमें ऐड कर लिया गया था। तो शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगने के लिए जो तैयार की गई डीओवी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा किया गया और विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश की गई है। सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी
सिफारिश की थी, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। इसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ अपने निष्क्रियों को सीवीसी को विचार के लिए भेजने की सिफारिश की है। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर किया गया है। वहीं सीवीसी ने फरवरी 2020 में मामले पर टिप्पणी मांगने के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन आप सरकार ने मामले को छिपाने के लिए 2.5 साल तक रिपोर्ट को दबाए रखा, जब तक कि एलजी वीके सक्सेना ने इस साल अगस्त में मुख्य सचिव को देरी की जांच करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट विस्तृत करने के लिए नहीं कहा। मतलब आप ये देखिए कि जो रिपोर्ट थी उसको फरवरी 2020 में वो रिपोर्ट मांगी गई थी और उसको छुपा के रख दिया गया। उसके बाद जब ये एलजी आए तो इन्होंने उस रिपोर्ट पे आगे काम किया है, उस रिपोर्ट को मांगा है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ईमानदारी की बात कर रहे थे, इस रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि आपने भी वही काम किए हैं जो और सरकारें करती हैं। मुझे याद है जब आप आए थे राजनीति में, या आप आंदोलन पे बैठे हुए थे, जिसके वीडियोस आज भी आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे, तो आपने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अगर कोई दल बनता है तो वो वहाँ जा कर के उनमें ना मिल जाए। तो आप तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए और आपने अभी तक जो किया था आप कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भुगत रहे हैं। और इसके लिए आपने जिस तरह बोला कि अरविंद केजरीवाल को जेल ना जाना पड़े, तो हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए। वही नहीं, उनके पार्टी के कुछ और लीडर्स को हो सकता है जेल जाना पड़े, क्योंकि जिस तरह से जो काम किए गए, और बीजेपी और कांग्रेस वहाँ पे दोनों पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, आम आदमी पार्टी पे दोनों पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इन्होंने ये किया है। और वहाँ की जनता ने भी इसी वजह से इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आईना दिखाया है कि भाई आप ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप जो है क्या बोलते हैं शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे रह कर के ये सब चीज़ें आप सामने कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं आप जो है फंसते नज़र। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पढ़े लिखे खतरनाक इंसान है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जब बात आती है दिल्ली सरकार में, अरविंद केजरीवाल 10 साल तक रहे और 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए शिक्षा विभाग ने उसमें काम किया और क्या बोलते हैं जो हेल्थ था उसमें काम किया और बसेस चलाई बहुत सारी, लेकिन ज़मीनी लेवल पे काम बहुत कम हुए। ज़मीनी लेवल आप भी एक बात बताइए कि आप या कोई भी सरकार हो आपके यहाँ और वो काम नहीं कर रही हो, आप किसी से बोले कि भाई हमारे घर के सामने की जो रोड है या नाली है वो ख़राब है, तो वो इंसान अगर ठीक कर देगा तो आप वोट किसे देंगे, जो सत्ता में है या जिसने आपका रोड बनवाया। जी, तो मामला ये होती है कि जब आप ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप ऊपर काम कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 3 साल से लगातार वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पे अंकुश बना के रखा हुआ है, उसको जकड़ के रखा हुआ है। जब से एलजी साहब है तब से तो और ज़्यादा जकड़ा गया उन लोगों को, और यही रीज़न है कि आज आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं बैठी हुई है बाहर। और जिस तरह से कल इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ हटा दी गई हैं, नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा दी गई है और पता नहीं किसकी फ़ोटोज़ लगा दी गई हैं, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब बीजेपी का ऑफिस बन रहा है या बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है, तो आपने भी तो क्या बोलते हैं एक वहाँ पे 1-2 फ़ोटो लगाई थी ना, उससे पहले कौन सी फ़ोटो लगी थी कोई दिखा सकता है क्या? बिल्कुल। तो जिस तरह आप आए थे आपने अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पे रखा था, उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टी आती वो अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ रखेगी। क्या पता आगे चल के कांग्रेस सत्ता में रहे तो कांग्रेस से वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं महात्मा गांधी और क्या बोलते हैं अम्बेडकर साहब और इंदिरा गांधी क्या बोलते हैं नेहरू की फ़ोटो लगाते, फिर आप क्या कहेंगे? तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें बाद में। पहले वहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए थे उन वादों पे बात होनी चाहिए। बीजेपी ने क्या बोलते 2500 रुपये देने का वादा फर्स्ट मीटिंग में किया था, उस पर आप बात कीजिए। जो मेन मुद्दे आपका जो ये कहना है जो मतलब अपोजिशन पार्टीज हैं
वो कहती है कि आम आदमी पार्टी नौटंकी करती है, आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है, तो आप खुद सामने दिखा रहे हैं उन चीज़ों को जी। और उन चीज़ों को सामने दिखा के आप ये कह रहे हैं कि फला फोटो वहाँ से हटा दी, फला फोटो हटा दी वहाँ से, बीजेपी का दलित विरोधी ये है वो है। आप ये बात कीजिए कि भाई जो आपने वादा किया था 2500 रुपये देने का, उसका क्या हुआ? आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रही हैं कि हमें उनसे मिलना है, हमने उनसे मिलने का समय मांगा है, लेकिन आप ये बात मतलब वहाँ पे बात कीजिए जहाँ पे आपको बात करनी है। संसद में कल जब वहाँ पे असेंबली सेशन चल रहा था जी, और कल जो है ओथ सेरेमनी थी वहाँ पे, और ओथ सेरेमनी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। ओथ सेरेमनी में ओथ लेने जाते हैं लोग और उसके बाद फिर जिसको जाना होता जाता है, जिसको नहीं जाना होता नहीं जाता। जिस तरह हमने तेलंगाना में भी देखा था जब यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया था क्या बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, तो यहाँ पे बीजेपी के लोग नहीं आए थे ओथ लेने के लिए, बाकी कांग्रेस के भी गए थे और बीआरएस के भी गए थे। लेकिन उसके बाद फिर जब यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पीकर का वो अनाउंसमेंट हो गया, उसके हो गया चुनाव, उसके बाद फिर बीजेपी वालों ने वोट लिया। तो अगर आप नहीं जा रहे थे, लवली को बनाया गया था, आपको ओथ नहीं लेनी थी, आपने ओथ भी ली, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की। ओथ वाले दिन आप ओथ लेते, थैंक्स करते, उसके बाद फिर वहाँ पे चयन हो जाता है कि स्पीकर कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती है। अब आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में अगर ये चीज़ें लेके आएंगे तो आपकी छवि एक तो वैसे ही बिगड़ चुकी है, और पंजाब में आपकी पार्टी को वैसे ही दिक्कत हो रही है। पंजाब में तो ये भी कहा जा रहा है कि भगवत मान जो है वो क्या बोलते हैं बीजेपी में जा सकते हैं और करीब 20-25 लोगों को लेकर के। तो आप तो कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, और अगर पंजाब से आपकी सरकार चली गई या पंजाब के कुछ जिस तरह बोला जा रहा है कि भगवत मान और 20 से 25 लोगों को लेकर के वो 40 से 48 लोगों को लेकर के अगर वो बीजेपी में चले गए तो आपके पास क्या रहेगा? आपने जो 10 साल काम किए, आपने 10 साल इधर उधर जाके बड़ा गुणगान किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपकी पार्टी फिर मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने बोला कि आतिश ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल मुद्दा क्यों नहीं उठाया, लेकिन अभी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा का आज जैसा कि दूसरा दिन है कार्रवाई का, उस दौरान जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना अभिभाषण कर रहे थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्होंने हंगामा किया और उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता उन्होंने उन सारे 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और उन सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है। अब ये तो ये क्या बोलते हैं विजेंद्र गुप्ता को ही वहाँ से निकलवाया था आम आदमी पार्टी ने जी, हाथों में उठवा के मार्शल से। जी, तो अभी भी मार्शलों के द्वारा ही उनको उठा के बाहर निकलवाया गया। मार्शलों के द्वारा ही उनको, देखिए जब कोई सत्ता में होता है तो उसको ये अथॉरिटी होती है कि कौन सी बात कब करवानी है, ठीक है, और उसके भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। अब आप ये भी देखिए कि मैं नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया सही किया, ये तो वही लोग जान सकते हैं, लेकिन क्या बोलते प्रॉब्लम ये है कि अभी तो वहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और एलजी साहब भी बीजेपी से ही उनको बोला जाता है। इसी तरह हम और राज्यों में देखें, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि तमिलनाडु में समस्याएं होती रहती हैं जब कब कि वहाँ के गवर्नर जब जाते हैं कुछ करने के लिए तो वो सरकार में गवर्नर में नहीं बन रही होती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब इन्होंने 22 लोगों को बाहर किया तो आपके 22 ही लोग तो हैं वहाँ पे, बस 22 ही सीटें आपने जीती हैं। 22 लोगों को बाहर किया तो बीजेपी के पास इजी काम है, बस बीजेपी अकेली ही बैठी हुई ना वहाँ पे, ना कांग्रेस का कोई है, ना आम आदमी पार्टी कोई रहेगा, तो आप अकेले हैं। आपको जो करना आप कर सकते हैं वहाँ पे, जितने भी बिल पारित करने हैं, क्या क्या बात करनी है, आपको सीरियस हो करके पहले उनका भाषण सुनना चाहिए। भाई सरकार बनी है, क्या बोल 27 साल के बाद सरकार बनाई है दिल्ली में, थोड़ा तो उनका मतलब वो तो अभी एग्रेसिव मोड में खेलेंगे। जिस तरह से हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम आई थी तो ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में जो है उस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन हमने देखा कि पहली कार्रवाई जब पहली सदन चली उसमें किस तरह से क्या बोलते ओम बिरला का जो वो था रूप था वो बिल्कुल चेंज था, किस तरह से शुरुआत में उन्होंने सब पे जो है दबाव रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी थोड़ा सा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है दिल्ली विधानसभा में।
अब बिहार में भी आने वाले वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियां वहां पर उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है, राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में कल नरेंद्र मोदी जी कल बिहार गए थे, वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया था और वहां पर उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की थी। और वहीं पर अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने इन सारी चीज़ों को परे रखते हुए भागलपुर में जो 1989 में जो दंगे हुए थे, उसमें कई सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की जान गई थी, उन सारे जख्मों को फिर से कुरेदा। और उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर जिन लोगों की सरकार थी, जैसा कि वह उस टाइम पर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, और उस दौरान जो दंगे हुए थे उसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी, उसी के बिना पर, उसी की तर्ज पर उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए मुसलमानों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों को बचाने की तो ये फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हुआ क्या था। तकरीबन 3.5 दशक पहले अक्टूबर 1989 में बिहार के भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे ने बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। दंगे का सियासी असर ऐसा पड़ा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस से दूर हो गए और जनता दल के करीब आए। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सत्ता की कमान संभाली तो उन्होंने मुस्लिम समाज को अपने कोर वोट बनाकर रखा, लेकिन भागलपुर दंगे के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया। यही वजह है कि नीतीश कुमार भागलपुर दंगे के जख्मों पर मरहम क्या बोलते हैं वहाँ जो कल जिक्र किया है, खुलकर भागलपुर दंगे का जिक्र कर जो है उन्होंने अपनी रैली में किया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने उसके बाद कुछ ऐसे काम किए थे वहाँ पे जिससे उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे लालू यादव को हुआ है। वहीं अगर बात करें, नीतीश ने भागलपुर दंगे में शामिल लोगों के मुकदमे और सज़ा को भी क्या बोलते वहाँ पे गिनाया। उनका ये तर्क रहा है कि 1990 में सत्ता में आई आरजेडी ने 15 साल के शासन के दौरान दोषियों को सज़ा वहाँ नहीं मिली क्योंकि आरोपी पार्टी के समर्थक थे। साथ ही नीतीश ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए लोग बात करते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, बल्कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त बचा हुआ है। इस बीच राजनीतिक जो समीकरण हैं वो बिछाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार, जिस तरह हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए, अब दौरे शुरू हो जाएंगे। कल भी हमने बात कही थी कि जब चुनाव होने वाला होता है तो जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लोग वहाँ जाना आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में ज़्यादा कहा जाता है, बीजेपी 6 महीने पहले से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर देती है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी इसमें अलग है, उसका अपना क्या नज़रिया होगा ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी इसमें अपनी जो है बिसात बिछानी शुरू कर देती है। वहीं अगर बात की जाए, सभी प्रमुख दल अभी से सक्रिय हो गए हैं। वहीं एमआईएम को लेकर के भी कहा जा रहा है कि एमआईएम ने भी अपना सियासी समीकरण जो है वहाँ सेट करना शुरू कर दिया है। एमआईएम बिहार में उम्मीदवार तय करने के लिए हैदराबादी प्लान में जुट गई है। अब जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा था कि एमआईएम वहाँ से जीती थी, 5 सीटें आई थी, वो बात अलग है। बाद में 4 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं आरजेडी में चले गए थे, लेकिन 5 सीटें लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप बिहार में जा करके 5 सीटें लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भी वो तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में एमआईएम जो है अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनने में काफ़ी सतर्कता अपना रही है कि बाद में ऐसा ना हो कि उन चारों जैसा हाल हो जाए फिर। तो इसी वजह से अभी इस बीच जब जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिस तरह से हमने कल देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, नीतीश कुमार ने जो है भागलपुर दंगों का जिक्र किया, उधर आरजेडी एक्टिव हो गई है। एक वीडियो भी वायरल किया गया है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम और वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि नीतीश पे कुछ मत कहो, लालू यादव पे कहो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि क्या बोलते हैं बिहार के वहाँ की जो पार्टी आरजेडी, उन्हीं के एक लीडर ने वीडियो डाला ट्विटर पर। उसमें लिखा है कि इतना खौफ हो गया है या डर, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव पे इतना मत बोलो, लालू यादव पे ज़्यादा बोलो। जिसमें हमने देखा कि गिरिराज सिंह भी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं सम्राट चौधरी के सामने, वही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी से पूरी क्या बोलते हैं एक रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है
कि हमें किस लीडर पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे किसकी दुखती रग को दबाना है, क्योंकि सारी चीज़ें बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से किस लीडर को दबाया जा सकता है। और नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार का कल का जो अंदाज है वो वाकई मतलब अभी काफ़ी दिनों से वो गायब चल रहे थे, लेकिन कल उनका जो वहाँ पे भाषण हुआ उसमें लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार अभी भी काफ़ी एक्टिव है, मानसिक स्थिति ठीक है। हाँ। वहीं पर बात करते हैं प्रयागराज में, क्योंकि अभी जो यूपी में जो 10वीं और 12वीं के जो पेपर हो रहे हैं, कल हिंदी का पहला पेपर था, वहां पर छात्रों ने 2.72 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि ये परीक्षा कुछ कारणों की वजह से छोड़ी गई है। वहीं पर बात करते हैं कि प्रयागराज में जो सेंटर था बच्चों का, वहां पर वो पेपर जो है आगे के लिए स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो महाकुंभ में जो लोग स्नान करने आ रहे थे उनकी वजह से छात्रों को कोई परेशानी न हो, उसकी वजह से वो पेपर जो है स्थगित किया गया है। छात्रों को भी परेशानी ना हो और आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो जी। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्विजिलेटर्स भी लगे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी बीच ये खबर और आई थी कि जौनपुर ज़िले में कुछ बच्चियां एग्ज़ाम देने जा रही थीं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, नकाब लगाया हुआ था, तो उनको बोला गया कि आप नकाब हटाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है, बोला गया नकाब हटाइए, लेकिन नकाब नहीं हटाया तो उन लोगों ने परीक्षाएँ छोड़ दी। तो इस तरह से अगर चीज़ें चलेंगी तो देश में एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। जी, हालांकि महाकुंभ को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर साफ पानी है, श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि सीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एनजीटी को जो रिपोर्ट सौंपी थी, वहाँ पर पानी में कहा जा रहा था कि मल और मूत्र है, लेकिन यूपी सरकार ने इसको सिरे से नकार दिया। कल योगी जी सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कुछ एक ऐसी बात बोली थी कि कहीं ना कहीं लोगों को बुरी तो लगेगी, जिस तरह से वहाँ पर लोगों की भगदड़ हुई थी, लोग मारे गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को लाश मिली, स्वरों को गंदगी मिली। तो लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग ऐसा बोला है कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं, उन्होंने उनको गिद्ध बोला है, और वहीं पर एनजीटी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें उन्होंने उनको स्वर बोला है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है 2027 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी कहीं ना कहीं अगर ऐसी हो रही है तो जनता को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर जनता उन सारी चीज़ों को देखे समझे तो शायद समीकरण बदल सकते हैं, 2027 में किसी और की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर लोग अंधे होकर उन पर विश्वास करेंगे, सिर्फ महाकुंभ को देखेंगे, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और बाकी जगहों पर जो भगदड़ हुई है, वहाँ पर लोग मारे गए हैं, अगर उनको ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को देखेंगे, अपनाएंगे, तो आने वाले दिनों में जो 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की ही जीत होगी। बिल्कुल सही। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।